कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हमारी क्लास है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे बायबैक की। हमने बायबैक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन डिटेल में हम अकाउंटिंग का आज बात करेंगे बायबैक की। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंट्री फॉर दी बायबैक, प्रॉपर अच्छे तरीके से करेंगे कि भाई बायबैक की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। अब बायबैक कहां से हो सकता है, कहां से कंपनी बायबैक कर सकती है। कंपनी बायबैक करने के लिए या तो फ्री रिजर्व से कर सकती है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है कंपनी बायबैक, या फिर कंपनी कैन डू द बायबैक फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ other specified security, issue of other specified security. These are the main source of the doing buyback of the share of the company. These are the main source. Or company can, if company have some investment in other company, if company have investment, some investment, company can sell their investment. Company can sell their इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी इन्वेस्टमेंट भी सेल कर सकती है, और उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज कंपनी कैन डू इन द बायबैक। एनी डाउट? एनी डाउट? Sir, once again, sir. No, sir. Once again, can you repeat once again? Yes, I am repeating. See, Gauri, company what can do, how company can do the, or from where, what will be the major source of doing the buyback of the companies. The company can do the buyback from the general reserve, free reserve. The company can do from buyback from the security premium account, and the third, company can issue any other kind of security, and the amount received, the proceed, the amount received from the issue of security, the company can use that amount in the buyback of security. Or alternatively, what company can do, company can sell their investment, and by selling the investment, what will be the amount will come, company use that amount to buy back. Clear है? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट थिंग, कंपनी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी हैव देयर इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास अपना इन्वेस्टमेंट था। कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास कोई अपनी इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। मान लो कंपनी के पास कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी, कंपनी ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, किसी एसेट के अंदर, लैंड के अंदर भी हो सकती है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हो सकती है, या कंपनी की कोई किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी में हो सकती है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, और असेट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है या जा रही है, इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, आवर एसेट इज गोइंग, इन्वेस्ट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हियर आवर एसेट इज गोइंग, वी विल डू इट क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर बायबैक। कंपनी ने बायबैक करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। पहली एंट्री क्लियर है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है? Yes, sir, clear. ओके, सौरभ, गौरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दूसरा, Yes, sir. Yes, sir, clear है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने दूसरा सोर्स ये निकाला कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी कोई फ्रेश इशू लेके आएगी बायबैक के लिए।
यहाँ पे नॉर्मल होता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू कर रही है, कोई कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है, कंपनी कोई डिवेंचर इशू कर रही है। जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो कंपनी के पास आता है पैसा, कंपनी के पास आता है पैसा। तो भाई इसमें क्या होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, कंपनी जब कंपनी के पास पैसा आया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या किया कंपनी ने या तो कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट इशू की या कोई डिवेंचर इशू किए। डिवेंचर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं कंपनी ने, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मान लो कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, कंपनी ने मान लो 5000 To debenture account. डिवेंचर इशू किए जिनकी वैल्यू थी ₹100 एंड उस पे 20 रुपए का प्रीमियम भी था, तो ये हो गया 120। अब कंपनी ने जब इशू करती है, कंपनी जब सिक्योरिटी इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, यही आता है ना। कंपनी जब सिक्योरिटी इशू करती है तो कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 120, कितना पैसा आया, ये आ गया कम से कम 6 लाख रुपीस। डिवेंचर कितने का था, 100 रुपीस का, 5000 multiplied 100, it is called 5 lakh rupees and rest amount will be goes to the security premium account 1 lakh rupees। any doubt, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पहला सोर्स था कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट था, कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। दूसरा सोर्स क्या हुआ, कंपनी ने कोई नया शेयर मान लो इशू किया, कोई नया सिक्योरिटी इशू किया, तो उसके पैसा, है ना। अब क्या है, मान लो कंपनी ने ये किया, कंपनी उसके बाद क्या कर रही है, बायबैक कर रही है अपने शेयर्स का। कंपनी इज डूइंग द बायबैक। अब जब कंपनी बायबैक करेगी, कंपनी बायबैक जब करती है, तो बायबैक जब कंपनी करती है, तो बायबैक करते टाइम कंपनी पैसा लेती है या पैसा देती है, कंपनी जब देगी, बायबैक हाँ, कर रही है ना, तो शेयर होल्डर को देगी पैसे। हाँ, तो कंपनी क्या करती है, पैसा देती है। तो पैसा जब देंगे तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है भाई, जब Yes, कंपनी sir. पेमेंट करेगी, Yes, sir. हमारे हमसे पैसा जा रहा है, द अमाउंट द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। और इक्विटी शेयर होल्डर जिनको हम पैसा दे रहे हैं उनको हम डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या किया था, हमने ये भी किया था जब हम वो पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। गिवर कौन है, हम है, हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द कॉल कि भाई जो ले रहा है, जो पैसा ले रहा है उसको डेबिट किया, इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट गई। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट था क्योंकि पेमेंट आ रही थी, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पेमेंट जा रही है, हम बाय बैक कर रहे हैं। पहली 3 एंट्री में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। आगे बढ़ते हैं, फोर कैंसलेशन ऑफ शेयर बायबैक। भाई जब क्या होता है, बायबैक सेक्शन 68 के अंदर बोला गया है, जब कंपनी बायबैक कर लेगी तो कंपनी के पास शेयर आ जाएंगे, जो शेयर सर्टिफिकेट आ जाएंगे, जो वो किससे रिसीव करेगी, शेयर होल्डर से। अब कंपनी उन शेयर सर्टिफिकेट का क्या करेगी, कंपनी के लिए वो शेयर सर्टिफिकेट अब जस्ट वेस्ट है, स्क्रैप है, रद्दी है। कंपनी उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब कैंसिलेशन करने की जो एंट्री होती है वो ध्यान से सुनना। कैंसिलेशन करने की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी शेयर होल्डर से शेयर वापस आए थे
जो भी हम क्या करते थे पहले, हमने इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा आता था तो उस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करते थे? कोई बताएगा मुझे? जब हमने शेयर बात की, कैपिटल में। हाँ, हमारे पास आती थी ना, हम करते थे कि एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्योंकि वहां पे टू कंपनी के पास शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल आया था, शेयर कैपिटल का पैसा आया था, कैपिटल आई थी, और कंपनी ने उस शेयर कैपिटल का पैसा ट्रांसफर कर दिया था कहाँ पे? शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया था शेयर कैपिटल में। लेकिन अब कंपनी कैंसलेशन कर रही है, अब दोबारा से क्या करेगी कंपनी? शेयर कैपिटल में से वो पैसा निकाल देगी, कैंसिल कर देगी। फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व में कोई पैसा था वहां से भी निकाल देगी, उसको भी कैंसिल कर देगी टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर को दोबारा से क्रेडिट कर देगी, वो चीज हो जाएगा, क्योंकि हमने कैंसिलेशन कर दिया है, हमने इक्विटी शेयर होल्डर को वो पैसा जो है वापस कर दिया है हमारा। क्लियर है? उसकी एंट्री होती है ये, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी बायबैक करने के बाद पैसा था, हमने शेयर कैपिटल का पैसा वहां से अब शेयर कैपिटल को कम कर दिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन करना, अपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना। मान लो हमारे पास पहले हमने शेयर एप्लीकेशन आई 5,000 की और उसको हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया, अब दोबारा से क्या हुआ, इसमें से मान लो 1,000 निकाल दिया, तो यहाँ पे तो रिडक्शन होगी ना, 4,000 बचा ना यहाँ पे, तो ये कहते हैं रिडक्शन होना। जितना भी बायबैक किया उतने से शेयर कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। पहली 4 एंट्री में कोई डाउट हो किसी का तो मुझे बताओ। नो सर। एनी डाउट? क्लियर सर। ओके, नाउ अगर जी आप सर, क्या, क्लियर है। हाँ, अब क्या है, आप जो बायबैक कर रहे हो डिस्काउंट पे कर रहे हो, यू आर डूइंग योर बायबैक एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे बायबैक जो आप कर रहे हो डिस्काउंट पे कर रहे हो। आपने पैसा निकाला, आपने शेयर कैपिटल से पैसा निकाला 5,000 का, लेकिन आप वो पैसा शेयर होल्डर को दे रहे हो सिर्फ 4,000 रुपए। 1,000 रुपए का क्या करोगे? 1,000 रुपए आपका फायदा है, उसको ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, वो आपका कैपिटल नेचर का फायदा है, उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दोगे, वो आपका फायदा है। आपने निकाला तो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से 5,000 था, शेयर होल्डर को आपने दिया 4,000 रुपए, और बाकी का क्या रहा? बाकी का आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। एंट्री नंबर 6, सर for transfer of nominal value of share purchase out of free reserve security premium account, ये कहना चाह रहा है, हमने पढ़ा था when a company do the buyback of share from the free reserve or from security premium account, an equal amount of the free reserve or security premium account shall be transferred to, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सोर्स ऑफ बायबैक हम पढ़ रहे थे, सोर्स ऑफ बायबैक पढ़ रहे थे कि जब कंपनी फ्री रिजर्व में से, जब कंपनी फ्री रिजर्व में से या फिर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से बायबैक करेगी, उसका इक्वल अमाउंट, मान लो यहां से 1,00,000 रुपए का बायबैक करने के लिए पैसा निकाला, तो इसका इक्वल अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, सीआरआर के अंदर, सीआरआर में। सीआरआर में। सीआरआर। तो सीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। क्लियर है? देखो आपको चेक करना है, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आपको चेक करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी एंट्री करनी पड़ेगी, आपको देखना है सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या कंपनी ने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेचा है या नहीं बेचा। अगर कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो इन्वेस्टमेंट के सेल करने की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
दूसरा चेक करोगे कि क्या कंपनी ने कोई फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी करी है या नहीं करी है। अगर करी है तो फिर उसकी एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर डिवेंचर इशू किया तो डिवेंचर, शेयर इशू किया तो शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया है तो उसका कुछ अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अब उसके बाद आप एंट्री करोगे बायबैक की। बायबैक करने की एंट्री होती है कि भाई आपका बायबैक जब हो रहा है तो बायबैक करोगे आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो, तो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर को आप डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और आपका बैंक अकाउंट का पैसा कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट आप बैंक अकाउंट से कर रहे हो ना, वहां से। अब जो शेयर आपने लिए थे उनको कैंसिल करोगे अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करोगे, अगर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे कोई शेयर इशू कर रहे थे तो उसको भी आप रिड्यूस करोगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करोगे। और उसके बाद क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट पे अगर कोई बायबैक हो रहा है तो जितना गैप आएगा वो सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, आपने अगर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कोई बायबैक किया है तो उसका इक्वल अमाउंट आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। उसके बाद क्लियर है सर। हाँ, उसके बाद कहना चाह रहा है यहाँ पे, Yes. हाँ, अब अगर बायबैक से रिलेटेड आपका कोई खर्चा हुआ है, आपने किसी को कमीशन पे करी, कोई अदर एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस हमारे कैसे नेचर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल नेचर के खर्चे होते हैं, नॉमिनल नेचर। इसके अंदर अगर आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, तो उसको आप डेबिट करोगे, अगर आपकी कोई इनकम है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो खर्चा बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके बैंक में से पैसा जा रहा है बायबैक के खर्चे करने के लिए। और इस एक्सपेंसेस को, जो ये बायबैक का एक्सपेंसेस है, इसको ट्रांसफर कर दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि खर्चे कहाँ ट्रांसफर होते हैं, सारे खर्चे कहाँ दिखाते हैं हम, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाओगे इसको टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां तक किसी का डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। ये अकाउंटिंग हमारा पूरी रहता है अकाउंटिंग। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज इसको एक बार होमवर्क को प्लीज करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा पूरा समझना। एंट्री क्या थी, एंट्री के अंदर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो कि सर एंट्री के अंदर मेरा डाउट था, सो दैट कि हम आगे बढ़े। कैन वी गो अहेड? नहीं सर, डाउट। चलो, कल हमने बोनस शेयर किया था, इशू ऑफ बोनस शेयर Yes, sir. किया था कल। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि कल हमने बोनस शेयर किया था, सेक्शन 63 हमने किया था कल। हमें पता है बोनस शेयर कंपनी कहां से कर सकती है। जब जी मंशा सर। मंशा बोल रही थी बार बार कि सर ये तो पढ़ा लग रहा है, ये तो पढ़ा है हमने, ये तो पढ़ा है हमने। अब आया है बोनस शेयर। बोनस शेयर आप कहां से कर सकते हो, बोनस शेयर को आप जी इशू सर। कर सकते हो फ्री रिजर्व से, प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर कैपिटल रिडम्पशन सीआरआर अकाउंट से। तीन जगह से आप क्या कर सकते हो, इसको इशू कर सकते हो। However, no issue of bonus share can be made by capitalizing reserve creating by the revaluation of assets. आप कैपिटल रिजर्व से, इसका मतलब ये है कि सिंपल भाषा में मैं आपको लिख सकता हूं, नो बायबैक, नो बोनस इशू कैन बी मेड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से आप बोनस इशू नहीं कर सकते। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, हमने कल की क्लास में भी बात की थी कंपनी लॉ के अंदर कि बोनस इशू की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, बोनस इशू जब कंपनी कर रही है, आर्टिकल के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। दूसरा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे और जनरल मीटिंग के अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट सिक्योरिटी इशू बाय द एटी।
फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था, it has no defaulted in respect of payment of statutory due of employee such as contribution to provident fund, gratuity, bonus. statutory due में कल हम ये पढ़ी थी चीजें सारी, कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो मुझे बताओ, कल पढ़ी थी ये सारी चीजें हमने? Yes, sir. पॉइंट नंबर 5, द पार्टली, क्या पार्टली पेड अप का बोनस इशू हो सकता है? नहीं हो सकता। पार्टली पेड अप, आपके जो शेयर्स होंगे वो फुली पेड अप होने चाहिए। The company which has once announced the decision of board recommendation a bonus issue shall not be subsequently withdraw the same. एक बार बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि हम बोनस इशू लेके आ रहे हैं तो बोर्ड बाद में क्या नहीं कर सकता, बैकआउट नहीं कर सकता, अपनी बात से मुकर नहीं सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता उस चीज को। बोनस शेयर शैल नॉट बी इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। आप डिविडेंड के बदले में बोनस इशू नहीं दे सकते। पहले आप डिविडेंड दोगे, अगर डिविडेंड देने के बाद कुछ बचता है तो उसका आप बोनस कर सकते हो, बट आप डिविडेंड वाले पैसे में से बोनस नहीं दे सकते। समझ आ गई? एनी डाउट? समझ आ गई? एनी डाउट? No, No, sir. sir. कंडीशन क्लियर है? अकाउंटिंग एंट्री करें इसकी, अकाउंटिंग एंट्री करें, अकाउंटिंग Yes, sir. एंट्री। जी सर। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ बायबैक। अब सोर्स ऑफ बायबैक कहां कहां से किया जा सकता है? सोर्स ऑफ बायबैक आप कहां कहां से कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कर सकते हो, जर्नल रिजर्व में से कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व में से कर सकते हो, लेकिन वो एसेट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। आपने कोई एसेट बेची और उसका पैसा था, नहीं, एसेट्स में से नहीं कर सकते, सिर्फ कैश वाला पोर्शन आप यूज कर सकते हो कैपिटल रिजर्व का। समझ आ गई? क्लियर है? मान लो आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दे रखा है और ये बोला है कि ये कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट हुआ है बाय रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स से बना है, किसी एसेट को बेचकर बना है, तो क्या वो, या एसेट की रिवैल्यूएशन से बना है, क्या आप उस कैपिटल रिजर्व को बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो सिर्फ कैश में कैपिटल रिजर्व है, जो सिर्फ कैश पोर्शन, अगर जहां पे ये लिखा हो ना कैपिटल, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड ओनली इन कैश, आप सिर्फ उसी पोर्शन को यूज कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. जी सर, क्लियर है। आप कौन कौन सा अमाउंट यूज कर सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर। इनको आप यूज कर सकते हो किस पर्पस के लिए? बोनस इशू के लिए, टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट। आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रियलाइज इन कैश, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इनको आप डेबिट करोगे और इसको कहां डाल दोगे? टू द बोनस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। जो ये बोनस शेयर होल्डर अकाउंट जो होगा, आपने बोनस इशू किया तो बोनस इशू का जो चीज होगी उसको फिर कहां ट्रांसफर कर दोगे? उसको ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि फिर वो आपका शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? या तो इसको आप बोनस शेयर होल्डर बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो टू बोनस इशू, टू बोनस इशू अकाउंट। बेसिकली इसको बोनस शेयर होल्डर अकाउंट ही बोला जाता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, इनमें से आपने पैसा निकाला, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट में डाला और बोनस शेयर होल्डर अकाउंट का पैसा शेयर कैपिटल में आपने डाल दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका ये वाला जो कैश में पैसा पड़ा था ये आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? समझ आ गए?
जी सर क्लियर है। हाँ, ये तो तब बात होती है जब आपका प्रॉपर लमसम रहता है, प्रॉपर फुली पेड अप रहता है। लेकिन कुछ बार सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई कई बार आपके शेयर फुली पेड अप नहीं होते, आपके शेयर होते हैं पार्टली पेड अप। उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? पहले आप फुली पेड अप पार्टली पेड अप शेयर को क्या करोगे? फुली पेड अप करोगे। बोनस इशू करने के लिए शेयर क्या होने चाहिए? बोनस इशू करने के लिए शेयर क्या होने चाहिए? फुली पेड अप। फुली पेड अप होना चाहिए। फुल्ली पेड। अगर पार्टली पेड अप है तो पार्टली पेड अप शेयर का बोनस इशू हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्योंकि आपको not पहले possible. उसको नहीं हो पाएगा। हाँ, पहले आपको उसको फुली पेड अप करना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी फिर क्या करोगे? एंट्री करोगे। क्लियर है? समझ आ गए? अब क्या है, देखो इसमें कि इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर। इसमें आप क्या करते हो? इस वाली चीज में क्या होगा मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपने ये किया। टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, आपने ये एंट्री की। अब क्या हुआ? आपको पता चला कि भाई आपकी जो शेयर थे, मान लो उस पे फाइनल कॉल पे नहीं की थी, तो भाई आप तब तक बोनस इशू नहीं कर सकते जब तक कि आप फाइनल कॉल ना पे कर दो। तो आप क्या करोगे? फाइनल कॉल को क्या करोगे? फाइनल कॉल को क्या करोगे? ड्यू करोगे। फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम करते हैं ना ऐसे। ड्यू करने की एंट्री हमने सीखी है जब लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ना। जी सर। हाँ, यस सर। ड्यू करने की Yes, एंट्री। जी सर। गौरी को शायद ना पता हो क्योंकि गौरी सर ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी। गौरी, आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी यहाँ से, कब से स्टार्ट हुई थी? ईसॉप का कौन सी क्लास से स्टार्ट हुआ था आपका? अकाउंटिंग का हमारी जो ESOP. हाँ, आप बायबैक से ESOP. शुरू किया ना हमने, बायबैक से ESOP. आपका No, sir. Previous class like ESOPs. ESOPs, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग Yes, अबाउट द sir. कंपनी लॉ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। योर कॉर्पोरेट Yes, अकाउंटिंग sir. क्लास Corporate स्टार्ट होगी accounting. बाय बायबैक। तो कंसीडर योर Yes, क्लास sir. फ्रॉम Bye bye. बायबैक। ओके, कि भाई मेरा ये जो क्लास है ये बायबैक से स्टार्ट हुआ है, उससे आगे का मुझे अभी करना है। क्लियर है? उसके आगे के टॉपिक अभी, वो जो पहले वाले प्रीवियस टॉपिक है वो आपका पेंडिंग है। क्लियर है? Okay, अब sir. क्या है? हाँ, अब आपने फाइनल कॉल ड्यू कर ली और फाइनल कॉल को आपने एडजस्ट कर लिया किसमें? यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे? आप बोनस शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे थे, बोनस शेयर। तो आपने एडजस्टमेंट कर लिया फाइनल कॉल का किसमें? बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू द शेयर फाइनल कॉल। आपने क्या किया? उसको एडजस्ट कर लिया। जो ये फाइनल कॉल आपने ड्यू की थी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर जो फाइनल कॉल थी इसको आपने एडजस्ट कर लिया किससे? बोनस शेयर होल्डर से, बोनस शेयर से इसको एडजस्ट कर लिया। तो भाई आप पहले इसको क्या करोगे? फुली पेड अप करोगे और फुली पेड अप के बाद आप उसका बोनस इशू करोगे। इस तरह से आपका हो सकता है। तो आपकी बेसिकली इसमें 5 एंट्री होती है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करने की, दूसरा उस बोनस शेयर को ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल के अंदर, तीसरा भाई अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर है, पार्टली पेड अप शेयर में सबसे पहले आप कैपिटलाइजेशन कर लोगे। कैपिटलाइजेशन के बाद क्या होता है? अगर आपकी कोई ड्यू है एंट्री, फाइनल कॉल आपकी या ड्यू है या कोई भी कॉल ड्यू है, तो पहले उसको पे करोगे, वो ड्यू करो, कोई भी पेंडिंग थी उसको ड्यू करोगे। ड्यू करने के बाद उस फाइनल कॉल को आप एडजस्ट करोगे, उसको फुली पेड अप करोगे, तो उसको एडजस्ट कर लोगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री होगी। कोई डाउट इसमें तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ, क्लियर है? बोनस क्लियर है सर। बोनस इशू कहाँ से किया जा सकता जी है? सर।
तो फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटी से और अदर शेयर। हाँ, तो जब आप ये कैपिटलाइजेशन करोगे तो कि क्या एंट्री करोगे कैपिटलाइजेशन की? only cash. यस, कैपिटल रिजर्व का जो रहता है ओनली कैश में रहता है। और जब कैपिटलाइजेशन करोगे प्रॉफिट, जब आप बोनस इशू करोगे तो बोनस इशू करते टाइम सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है कैपिटलाइज करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट रिलाइज ओनली इन कैश अकाउंट डेबिट, आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू द बोनस शेयर होल्डर अकाउंट। उस बोनस शेयर होल्डर अकाउंट को फिर आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये तो आपकी जो होती है फुली पेड अप शेयर के केस में। लेकिन मान लो कोई फाइनल कॉल पे नहीं हुई, कोई पार्टली पेड अप शेयर था, तो पार्टली पेड अप शेयर को पहले आप फुली पेड अप करोगे, तब उसका वो करोगे आप। तो पहले उसमें क्या रहता है कि आप कॉल को ड्यू करते हो, आप कॉल को ड्यू करोगे और उसकी एडजस्टमेंट फिर फाइनल कॉल को फिर आप एडजस्ट करोगे बोनस इशू से। तो इस तरह से आपकी एंट्री रहेगी, टोटल 5 एंट्री। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, सो दैट वी कैन मूव अहेड, हम आगे बढ़ नो सर, सके, नहीं है। आगे बढ़ सके हम। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ईसॉप्स हमने किया था, ईसॉप्स हमने किया था। हाँ जी, जी सर। ईसॉप्स सेम टू सेम है, कोई भी अलग नहीं है। ईसॉप्स का जो है यस सर, पूरे का पूरा सेम टू सेम है। तो कंपनी लॉ में जो आपने ईसॉप्स पढ़ा और जो ये ईसॉप्स है सेम टू सेम है। कर लोगे? पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है। सर एक एंट्री बता देना। एंट्री तो मैं बता दूंगा इसकी। बाकी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत है तो मुझे बताओ। लीगल पढ़ लोगे? नहीं सर। हाँ, यस सर। गौरी, जी सर। ईसॉप्स कराने की यस सर, जरूरत कर है? लेंगे। गौरी, Yes sir. ईसॉप्स आपने किया है ना कंपनी Sir? लॉ के अंदर, सेम टू सेम है, पढ़ लोगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सेम टू सेम है। अभी क्या है, Yes sir. इन्होंने इलिस्ट्रेशन देके क्या किया है इसको बताया है। कुछ नहीं है, जो नॉर्मल एंट्री होती है वैसे ही करेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली। एक बार मैं आपको ये इलिस्ट्रेशन बता देता हूँ कि किस तरह से एंट्री रहेंगी, क्या रहेगा, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि किस तरह से हमारी एंट्री होगी। बात करते हैं। रमन लिमिटेड granted 1000 option on April 1, 2018। रमन लिमिटेड ने क्या किया था? ग्रांट किया था 1000 ऑप्शंस। कब किया था? ऑन अप्रैल 1, 2018। मैं आपको बोलता हूं, जब भी आपके आगे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना ब्रदर, एक एक चीज को पहले अपनी आंसर शीट के अंदर नोट कर लो। एक एक चीज को क्या है, किस तरह से है। एंड द कितने रुपए में किया था? एट ₹40 ₹40 में। उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? ₹10 की। When the market price was of ₹120 and the vesting period was of 2.5 year। वेस्टिंग पीरियड कितना था? वेस्टिंग पीरियड था 2.5 years। मैक्सिमम एक्सरसाइज प्राइस 2.5 year। हाँ, द मैक्सिमम मार्केट प्राइस कितना था? मार्केट प्राइस वाज ₹120। द मैक्सिमम 120। हाँ,
As per the company law, if I'm talking about, the maximum exercise period was 1 year. Maximum exercise period was 1 year. On October 1st, 2020, 200 unvested option lapse. 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, जो 200 अनवेस्टेड ऑप्शन थे, दैट वाज लैप्स, वो लैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे। एंड 600 ऑप्शन जो थे एक्सरसाइज हुए थे। 600 क्या थे, ऑप्शन एक्सरसाइज हुए थे। कब? 30 अक्टूबर 2021। and remaining 200 option lapse at the end of exercise period. 200 ऑप्शन रिमेनिंग जो थे वो लैप्स हो गए थे एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने थे, पहले ये बताओ, टोटल ऑप्शन कितना था हमारे पास? टोटल ऑप्शंस कितना था? 1000 1000 का बाइफर्केशन किस तरह से होगा? 1 अक्टूबर 2020 को हमारे 200 ऑप्शन जो क्या हुए थे, क्या हो गए थे? Unvested. और वो क्या थे? लैप्स हो गए थे। लैप्स का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? लैप्स हो गए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स? मिस हो गए थे। भाई लैप्स इज खत्म हो गया था, वो ऑप्शन बचा ही नहीं था। और 200 ऑप्शन वाज लैप्स हो गए थे। 31 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था? क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, जब तक क्वेश्चन समझना आए ना आगे मत कभी भी बढ़ना। 31 अक्टूबर 2021 को 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए थे एंड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन क्या हुआ था? 200 ऑप्शन फिर से लैप्स हो गए थे। तो इस तरह से हमारे पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रमन लिमिटेड ने कब ऑप्शन ग्रांट किया? ग्रांट कब किया था? ऑप्शन कब ग्रांट हुआ था? अप्रैल 1 2018। हाँ, अप्रैल 1 2018। अप्रैल 1 2018 में जब ऑप्शन ग्रांट हुआ था, वो ऑप्शन ग्रांट करने की जो एंट्री है, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन समझ आ गया क्या हुआ था? क्वेश्चन में कोई डाउट? रमन लिमिटेड ने ऑप्शन ग्रांट किया था 1 अप्रैल 2028। मार्केट वैल्यू थी 120, लेकिन कितने में ऑप्शन दिया था? 40 में, मतलब डिस्काउंट में ऑप्शन दिया था, डिस्काउंटेड ऑप्शन था। बट एक्सरसाइज पीरियड 2. वो वेस्टिंग पीरियड था 2.5 इयर्स का था, और एक्सरसाइज कितने? मैक्सिमम 1 ईयर का था एक्सरसाइज पीरियड। जिसमें किस तरह से हुआ बाइफर्केशन? 200 ऑप्शन 1 अक्टूबर 2020 को वो क्या हो गए थे? लैप्स हो गए। अब 2.5 इयर्स कहां तक होते हैं? 1 अप्रैल 2000 यहां से लेके, अब मैं बताता हूं आपको, अब 2.5 इयर्स कहां तक बनेंगे? मैं पूरा आपको एक चार्ट बना के बताता हूं सो दैट कि आपको क्लियर आ जाए। वेस्टिंग पीरियड कब एंड होगा, मुझे बताओगे? वेस्टिंग पीरियड कौन सी डेट पे एंड होगा? 3 चीजें हैं इसमें, बड़े ध्यान से सुनना। बड़े ध्यान से एकदम प्रॉपरली सुनना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना आपको आंसर में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ऑप्शन ग्रांट कब हुआ था? बताते जाओ, ऑप्शन ग्रांट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल
फर्स्ट अप्रैल 2018। 2018। First 2000, 18 कितने का ऑप्शन ग्रांट हुआ था? 2018, हाँ, कितने का ऑप्शन ग्रांट हुआ था? 1000 ऑप्शन। 1000, 1000। वैल्यू क्या थी? 40। 1000. क्लियर है? एनी डाउट? 40। हाँ। जी सर। नो No, सर। नाउ sir. हाँ, तो डिस्काउंट कितना हुआ? मार्केट वैल्यू हमने क्वेश्चन में देखी 120 की थी और 40 का ऑप्शन था, मतलब इट मींस इट इज अ डिस्काउंटेड एट ₹80। 80 का डिस्काउंट था। फिर क्या हुआ? एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग 80 पीरियड कितना? 80। वेस्टिंग पीरियड कितना इयर्स का था? वेस्टिंग पीरियड 2.5 2.5. ईयर। 2.5 ईयर। यहां से आप काउंट करोगे 2.5 ईयर कब खत्म होगा? 2.5. यहां से मुझे काउंट करके बताओ 2.5 ईयर कब खत्म होगा? तो 2020 में। अक्टूबर 2020, 2000. 31 अक्टूबर 2020, 2020 में। 31 अक्टूबर नॉट 31 अक्टूबर, इट विल बी 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर फर्स्ट 2020। अप्रैल। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 और हाफ ईयर, तो 30 सितंबर 2020 को आपका जो क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा। उसके बाद 1 साल का आपको एक्सरसाइज पीरियड था। एक्सरसाइज पीरियड आपका स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 1 से लेके 1 अक्टूबर 2020 से लेके नेक्स्ट कब तक चलेगा आपका एक्सरसाइज पीरियड? इट विल बी अराउंड 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर लगा लो, 31 अक्टूबर 2021। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक एनी डाउट? जी सर। आगे बढ़े। सर। No, sir. क्वेश्चन अब Yes, sir. समझ आ गया सारा, क्या था क्या नहीं था? क्वेश्चन जी क्लियर सर, है? आ गया समझ। यस हाँ, सर, बड़े ध्यान से। अब हम एंट्री करते चलेंगे। एंट्री क्या रहती है? एंट्री क्या रहती है वो बात करेंगे। हमेशा जब भी ऑप्शन ग्रांट किया जाता है ना, तो उसकी एंट्री होती है ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन के टाइम डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्योंकि जब ऑप्शन ग्रांट किया जाता है तो 1 अप्रैल 2018 को एंट्री कौन सी हो गई? ये एंट्री हो गई डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट। अब बीइंग ग्रांट ऑफ 1000 ऑप्शन एट अ डिस्काउंट ऑफ 80, तो यहाँ पे 80,000 रुपीज का आपको डिस्काउंटेड ऑप्शन मिला था। इसमें आपको डिस्काउंट कंसिडर करना है हमेशा कि भाई कितनी डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको क्या किया गया था, कि भाई कितने डिस्काउंट पे आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया गया था, वो वैल्यू कंसिडर करके यहाँ पर चलोगे। 80,000 का आपको क्या किया गया था? डिस्काउंट दिया गया था। क्लियर है? समझ आ गया? जी सर, आ गया। हाँ, यस सर, तो पहली एंट्री जब आपको Yes, ऑप्शन sir. ग्रांट किया जाता है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग ऑप्शन, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द ऑप्शन क्या एंट्री होती है? डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी तक इसको एक्सरसाइज नहीं किया गया है, तभी तक इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। क्लियर है? फिर एंट्री आती है जब जी सर, क्लियर है। जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 31 2019 को आप एंट्री करोगे। क्या एंट्री होगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू
डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका आपका किस तरह से रहेगा, कितने टाइम के लिए आपका डेफर्ड, आप डेफर्ड कर दोगे इसको, जो भी आपका उस टाइम का 80,000 रुपीज का कंपनसेशन था एम्प्लॉय का, इसको आप डेफर्ड कर दोगे कितने टाइम के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, कि भाई आपका जो वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर्स है, जितने नंबर का वेस्टिंग पीरियड होता है उतने नंबर से आपका क्या हो जाता है, कंपनसेशन डेफर्ड हो जाता है, बीइंग अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड कंपनसेशन। आप इसको अमोर्टाइज कर देते हो, इसको आप डेफर्ड कर देते हो, तो कितना होगा, 80,000 डिस्काउंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स, तो ये आपका बनेगा 32,000। सेम एंट्री आप करोगे, एक साल का एंट्री यहाँ हो गया, एक साल का डेफरमेंट यहाँ हो गया, नेक्स्ट ईयर का भी फिर दोबारा से आपका 31 मार्च 2020 को, कि क्या 31 मार्च 2020 को अभी तक आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ या नहीं हुआ, वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ नहीं हुआ, तो आपका क्या रहेगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो ये भी कितना सा 32,000 से इसकी डेफरमेंट हो जाएगी, अमोर्टाइज करोगे, डेफर्ड करोगे इसको, तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, पहली दो एंट्री क्लियर है। देखो जब तक आपको, जब ऑप्शन ग्रांट करते हैं ब्रदर, सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, ऑप्शन ग्रांट करते टाइम एंट्री होती है डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। भाई जो भी आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग था उसको आपने कहां डाल दिया, उसको आपने डाला डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। जो आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट था उसको आपने, हाँ, जो भी आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग था वो आपका डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट को हो गया। अब उसके बाद जो आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट को फिर आप क्या करोगे, डेबिट करोगे इसको अमोर्टाइज करने के लिए, जो आपकी आपका डेफर्ड कंपनसेशन था उसको अमोर्टाइज करोगे। अब जो आपका ये वाला बैलेंस था, ये वाला एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक्सपेंसेस क्या अभी आपके हो रहे डेबिट हैं, होता है। इसको आप डेफर्ड कर दोगे ईयरली वाइज, कि भाई कितना इसकी अमोर्टाइज वैल्यू होगी। तो आपने क्या किया, इस डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन को क्रेडिट कर दिया और इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। तो 31 मार्च 2019 का जो आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस था वो था 32,000, और नेक्स्ट ईयर में भी आपने इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को इसमें डाल दिया, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉय से कंपनसेशन का खर्चा है 32,000 का दोनों साल में। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ था, आपके 200 ऑप्शन लैप्स हो गए थे ना, कितने बचे फिर खाली, 1 अक्टूबर 2020 को हमने कहा था कि आपके 200 ऑप्शन लैप्स हो गए हैं, तो कितने ऑप्शन बचे आपके पास, कितने ऑप्शन बचे आपके पास, सर 800 ऑप्शन, 800 ऑप्शन आपके पास बचेंगे। अब आपको, हाँ, अब आपके पास बचेंगे 800 ऑप्शंस। ये क्या है, अक्टूबर 1 2020, आप हाफ ईयर में खड़े हो, हाफ ईयर, आप हाफ ईयर में खड़े हो, आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल मिड में खड़े हो, ये हाफ ईयर है। तो आप 200 तो खत्म हो गए, उनको तो भूल जाओ, 200 लैक्स हो गए हैं। अब आपके पास 800 एम्प्लॉय कंपनसेशन के रिगार्डिंग खर्चा है, तो इसकी एंट्री आप करोगे एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 800
का आपको क्या करनी पड़ेगी, अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। 800 मल्टीप्लाई बाय 80 जो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 2.5 जितना वेस्टिंग पीरियड है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ पीरियड का है रिमेनिंग, 1.5 साल, सॉरी हाफ ईयर का, तो इसको हाफ ईयर से करोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका। हमेशा आपको जब तक आपका एक्शन जब तक आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो जाता, आपको अपने एम्प्लॉई कंपनसेशन की डेफर्ड कंपनसेशन को अमोर्टाइज करना है, उसकी वैल्यू निकालती रहना है और उसको कहां ट्रांसफर करना है, एम्प्लॉई कंपनसेशन के अंदर, जब तक आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो जाता। क्यों, रीजन क्या है उसका, अभी तक एम्प्लॉई ने आपका वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, अभी तक आपके पास पैसा नहीं आया, वो पैसा आपका ऐसे ही पड़ा है, जिसकी वजह से आपका जो वैल्यू है पैसे की वो नुकसान हो रहा है। हो सकता है क्या पता 1.5 साल में आप उस पैसे को कहीं और लगा देते और कुछ और पैसा कमा लेते उससे, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, इस पैसे, ये आपका पैसा एक तरह से अभी तक इस पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अगर आप ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे का ऐसे पड़ा है, क्या आप किसी और दूसरे पर्सन को शेयर इशू कर देते, आपके पास काफी कुछ आ जाता। तो शेयर आपकी जो कैपिटल का बैलेंस है, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है क्या हो रहा है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, इनकी अमोर्टाइजेशन हो रहा है, और ये सारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस में जा रहा है। समझ आ गई। अब क्या हुआ, अक्टूबर फर्स्ट 2020 को, अक्टूबर 1 2020 को क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हाँ 600 ऑप्शन को आपने क्या कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। जब आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉई को शेयर इशू करेगी, कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉई को शेयर इशू करेगी। कितने के करेगी, 600 जो ऑप्शन थे वो एक्सरसाइज हुए थे, और कितने वैल्यू पे एक्सरसाइज हुए थे, वो 40 की, क्योंकि हम तो 40 पे दे रहे हैं ना एम्प्लॉई को। समझ आ रही है। जी Yes. सर। सर आ रहा है समझ। कोई डाउट हो तो यहां तक मुझे बताओ। हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो अपने पास, ऑप्शन को ग्रांट करते टाइम, ऑप्शन को ग्रांट जब आप करोगे तो उसकी एंट्री हमेशा करोगे, ग्रांटिंग की एंट्री होती है एम्प्लॉई डेफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन अकाउंट जो है उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अभी तक आपका ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुआ। आपका जो वो ऑप्शन आउटस्टैंडिंग था आपने उसको कहां डाल दिया, डेफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन के अंदर। हर साल जब तक आपका ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो जाता, जब तक आपका ऑप्शन प्रॉपरली वेस्ट नहीं हो जाता, एक्सरसाइज नहीं हो जाता, उसका आप क्या करोगे, अमोर्टाइजेशन करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जितना आपका नंबर ऑफ वेस्टिंग पीरियड है और जो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है 80,000 डिस्काउंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय, क्योंकि 80,000 क्या है आपका लॉस है ना एक तरह से, आपके शेयर की वैल्यू 120 थी, मार्केट वैल्यू आपके शेयर की 120 थी, लेकिन आप एम्प्लॉय को दे रहे हो 40 रुपए में, 80 रुपए तो आपका क्या हुआ, खर्चा ही हुआ ना आपका। उस खर्चे को आप कहां डालोगे, एम्प्लॉय के कंपनसेशन में डालोगे। एम्प्लॉय के कंपनसेशन आप दिखा दोगे कि भाई ये तो एम्प्लॉय का कंपनसेशन का खर्चा है, और हर साल इस इस डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को हर साल के खर्चे में, जो प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे में आपका ये आता रहेगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 31 मार्च 2019 को आपके P&L में एम्प्लॉय कंपनसेशन का ये वाला पैसा आएगा। फिर 31 मार्च 2020 को एम्प्लॉय कंपनसेशन में आपका ये पैसा आएगा, क्योंकि ये खर्चा है, दिस इज खर्चा। भाई आप डिस्काउंट में किसी को दे रहे हो, आपको लॉस हो रहा है ना, लेकिन उस लॉस को आप क्या कह रहे हो कि ये एम्प्लॉय का कंपनसेशन का खर्चा है, हमने एम्प्लॉय को कंपनसेट किया है। और लास्ट में जब ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा, आप ये देखोगे कि कितने ऑप्शन मेरे लैप्स हो गए, मेरे 200 ऑप्शन मान लो लैप्स हो गए थे,
मेरे क्या हो गए थे, 200 ऑप्शन लैप्स हो गए थे। तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, 1 अक्टूबर को आप कहोगे कि भाई मेरे 200 ऑप्शन लैप्स हो गए थे। इसमें आप कितना दिखाओगे, इसमें आप दिखाओगे ये वाला 200 ऑप्शन लैप्स। लैप्स का मतलब क्या है कि इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो आउटस्टैंडिंग था ना आपका, कितने का, ये वाला था 200 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका था 200 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका था सॉरी, कितने का था आपका वो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक एक्सपेंसेस अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक एक्सपेंसेस अकाउंट आपका 200 जो थे वो लैप्स हो गए थे, बिल्कुल 200 आपके जो शेयर थे वो लैप्स हो गए थे 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जो आपके लैप्स हुआ वो इसमें चला जाएगा, और जो डेफर्ड डेफर्ड एम्प्लॉय जो आगे डेफर्ड होंगे वो 200 मतलब 200, इसको आप किस तरह से समझो मैं आपको बताता हूं। यहां तक एंट्री आपको समझ आ गई, यहां तक क्लियर एंट्री आपकी, यहां तक यस आपकी सर। एंट्री क्लियर है, यहां तक किसी को कोई जी सर डाउट है? क्लियर है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं जब तक आप कॉन्फिडेंस ना हो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको समझ आया या नहीं है। शिवम, सौरभ समझ आ रहा है? जी सर। कोई डाउट हो तो बताओ, अभी तक कोई डाउट हो? नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अभी क्या है, अभी आपका आता है कि भाई अभी आपका, अभी तक तो आपका नॉर्मल चल रहा था, आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया, ग्रांट करते टाइम आपने उसको डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन में डाला। हर साल आप क्या करोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट उस साल के जो खर्चा है उसको अमोटाइज कर लोगे और उस साल के खर्चे में दिखाओगे। आपने अभी तक यहाँ तक किया, लेकिन जब एक्सरसाइज करने की बारी आई, एक्सरसाइज पीरियड जो आपका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर 2020 के अंदर। 1 अक्टूबर 2020 में ये बोला गया कि भाई 1 अक्टूबर 2020 में आपसे ये कहा गया कि भाई आपके जो 200 ऑप्शन थे वो अनवेस्टेड थे, अनवेस्टेड मतलब वो आपके लैप्स हो गए थे। 200 ऑप्शन जो थे अनवेस्टेड थे और वो आपके क्या हो गए थे, लैप्स हो गए थे, लैप्स हो गए थे वो आपके। तो इसमें एंट्री किस तरह से करेंगे, इसकी एंट्री किस तरह से होगी, जब हमने स्टार्टिंग में वेस्ट कर किया था, वेस्ट करते टाइम हमने क्या किया था, एम्प्लॉय डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। हमने शुरू में या ग्रांट करते टाइम, वेस्टिंग करते टाइम हमने ये बोला था ना कि भाई डेफर्ड एम्प्लॉय, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट जो सबसे पहली एंट्री की थी टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, हमने ये की थी ना सबसे पहले एंट्री। लेकिन हमें बाद में पता चला कि भाई जो 1000 के ऑप्शन थे उसमें से 200 ऑप्शन वेस्ट ही नहीं हुए थे, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे एंट्री को। अब जब एंट्री हमारी रिवर्स होगी तो किस तरह से होगी, लैप्स के टाइम पे जो हमारी एंट्री रिवर्स होगी तो किस तरह से होगी, दो तरह से एंट्री होगी हमारी। पहला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अब जब आप करोगे 200 मल्टीप्लाई बाय 80, 200 मल्टीप्लाई बाय 80, आपका 200 अनवेस्टेड ऑप्शन थे और 80 रुपए का था वो, तो इसका क्या करेंगे, जो डिस्काउंटेड वैल्यू थी वो 80 रुपए थी, तो ये आपका 16,000 आया। अब दो चीजें ध्यान में से सुनना, हम यहां तक सोच के चल रहे थे कि भाई हमें 1000 ऑप्शन वेस्ट हुआ है, अभी तक हम ये सोच के चल रहे थे, और हर साल हम 1000 ऑप्शन का एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट के अंदर अमोटाइजेशन कर रहे थे।
एक्सपेंसेस दिखा रहे थे। लेकिन जब हमें बाद में पता चला 1 अक्टूबर 2020 को कि 200 ऑप्शन तो ऐसे थे जो वेस्ट ही नहीं हुए, जो अनवेस्टेड थे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से जो 200 ऑप्शन के रिगार्डिंग हमने एक्सपेंसेस दिखाया था कि भाई हमारा एक्चुअल में एक्सपेंसेस था, ये हमारा एक्सपेंसेस था ही नहीं, इसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो फिर इसको एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, जब एक्सपेंसेस में से इसको माइनस करेंगे इसकी रिवर्स एंट्री होगी टू एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट 280। और कितने साल हमने किया था ये, 2 साल, तो इसको 2 साल का 128 आ जाएगा। और आगे कितना होगा, जो हमने डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन का पैसा था 200 का, रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए, वो रिवर्स एंट्री होगी। दोबारा से समझाऊं या समझ आ गया? दोबारा से समझाऊं या समझ आ गया? बड़े ध्यान से सुनना है आपको। दोबारा से समझाऊं या समझ आ गया बच्चों? सर एक बार और बता दें। हाँ, दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि जब तक डाउट है तब तक अपना समझते रहो इस चीज को। सबसे पहले ऑप्शन ग्रांट हुआ। ऑप्शन ग्रांट हुआ था 1 अप्रैल 2018 पे। ये मानते हो? ये मानते हो 1 अप्रैल 2018 को ऑप्शन ग्रांट हुआ जी था। सर। 1 अप्रैल 2018 को हमें ये पता था कि हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन है, ये हाँ भी है। मानते हो। उस 1000 ऑप्शन के जिसकी मार्केट वैल्यू शेयर की 120 रुपए थी, और आप एम्प्लॉय को वो शेयर 40 रुपए में दे रहे हो, आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? 80 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन कंपनी कहती है कि हम इसको एज अ लॉस नहीं कहते, हम इसको कहते हैं ये एम्प्लॉय का कंपनसेशन एक्सपेंसेस है। तो क्या किया कंपनी ने, जिस टाइम पे ऑप्शन ग्रांट किया था उसको किस तरह से किया था, ईसॉप्स एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट करके उसको कहां दिखा दिया था, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट में दिखा दिया था। टोटल 80,000 रुपया कि ये आने वाले टाइम में हम एडजस्ट करते जाएंगे कि भाई अब क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का दिया था। अब जब जब वो खर्चे का टाइम पे आता रहेगा, उसने क्या किया, इस पूरे को पहले डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट में डाला, और बाद में कहा कि हम जब भी ईयर एंड आएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो उस ईयर का हम वो खर्चा एम्प्लॉय कंपनसेशन का एक्चुअल खर्चा निकाल लेंगे। अब आपको बोला गया कि भाई आपका 5 साल का खर्चा 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 5 साल तक आपका ये खर्चा है, तो हर साल डिवाइड कर दोगे ना इस खर्चे को, एक साल में थोड़ी बियर करोगे, हर साल कह दोगे कि भाई हर साल का खर्चा मेरा 1-2 लाख रुपए का है ना। तो इसी तरह से शुरू में पहले इन्होंने क्या किया कि डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट इनका पूरा जो था टोटल कितना था, 80,000 का था, और इन्होंने बोला कि भाई आने वाले 2.5 साल तक अभी तक कोई ऑप्शन ग्रांट नहीं होगा, तो हम इस टोटल खर्चे को ईयरली वाइज अमोर्टाइज करते रहेंगे, ईयरली वाइज इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ खर्चा दिखाते रहेंगे। तो जब बात आई 31 मार्च 2019 की, 31 मार्च 2019 की बात आई, 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या किया, इनका टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना था, टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना था, मुझे बताओगे टोटल कितना था? टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना था, मुझे बताओगे? सर 80,000। 80,000 sir. 80,000। Yes. हाँ, 80,000 आपका टोटल था। अब आपने क्या किया, आपने उस 80,000 को ईयरली वाइज अमोर्टाइजेशन करना शुरू कर दिया। जब 31 मार्च 2019 आया, 31 मार्च 2019 को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उस साल का खर्चा आपने क्या कहा कि भाई मेरा इस साल का खर्चा कितना होगा, आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना था, 2.5 साल था। आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया 2.5 साल से, पर ईयर का खर्चा निकाल दिया कि भाई इस साल 31
मार्च 2019 को मेरा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस कितना रहेगा। इसने एम्प्लॉय का खर्चा इसको इतना निकाल दिया 32,000। अगले साल फिर आया 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 को फिर इन्होंने अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 32,000 दिखा दिया कि भाई अब इस साल का खर्चा मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कंपनसेशन का कितना है, 32,000 है 32,000। है ना। तो ये तो समझ में आ गया था, लेकिन अक्टूबर की जो एंट्री थी ना, 1 अक्टूबर 2020, उसके ना थोड़ा डाउट हो रहा था कि 200 जो थे वो वेस्टिंग, मतलब 200 लैप्स हो गए थे, तो फिर उसको कैसे शो करेंगे ये बता दीजिए। मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ ना आपको, पूरी कहानी बता रहा हूँ, जी सर। मैं आपको पूरी कहानी ही बताऊंगा। अब यहां तक क्लियर आ गई, यहां तक कहानी सारी समझ आ गई जो मैं अभी तक बता रहा हूँ कहानी। भाई हम खर्चे को आ गया हर सर। साल के बेसिस पे डिवाइड करते आ रहे थे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते आ रहे थे। लेकिन अब आपको मैं आपके उससे ही लेके चलता हूं। आपने कहा कि सर मुझे 4 सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, आपने कहा मुझे 4 सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है। यहां पे 4 सब्जेक्ट की कोचिंग थी, मार्केट में प्राइस चल रहा था कोचिंग का, मान लो 4 सब्जेक्ट का 40,000 रुपए। मैंने आपको बोला मैं आपको दे दूंगा 10,000 रुपए, तो मेरे लिए वो कितने का लॉस हो गया, मेरे लिए वो लॉस हो गया 30,000 रुपए का। हो गया क्लियर है, इस तरह से समझो, क्लियर है। यस सर। हाँ अब यस हाँ यस सर। आपने कहा, आपको मैंने टाइम पीरियड दे दिया, आपको मैंने एक टाइम पीरियड दे दिया, आने वाले 2 साल तक आप मुझे पेमेंट करना, मतलब वेस्टिंग पीरियड करना कि भाई जो पेमेंट आप करोगे 2 साल बाद ही हम कर पाएंगे सर, अभी मेरे पास इतना टाइम वो नहीं है, 2.5 साल बाद कर पाएंगे। ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई मेरा लॉस जो हुआ है, मेरा लॉस 30,000 का हुआ है टोटल लॉस। लेकिन इस टोटल लॉस को क्या कर दिया गया, ईयरली वाइज मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई मैं ये नहीं कह सकता कि 2.5 साल तक मुझे ये बियर करना पड़ेगा मेरा इस साल का, क्योंकि 2.5 साल तक कोई पैसा आपके पास नहीं आएगा, 2.5 साल तक आपको इस लॉस को बियर करना पड़ेगा। 2019 में 2019 का लॉस आपने निकाल दिया कि भाई मेरे को 2019 में इतना खर्चा हुआ, मेरा जो कंपनसेशन था एम्प्लॉय का, मेरा जो लॉस था इतना है, 2020 में मेरा इतना था। लास्ट में जाके आपको पता चला, 1 अक्टूबर के अंदर आपको जाके पता चला कि भाई मैंने तो कितने 1,000 ऑप्शन दिए थे और मैं तो अभी तक 1,000 ही मान रहा था, लेकिन इसमें तो 200 ऑप्शन। आपने कहा कि सर हमें तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, मैं सोच के चल रहा था 1,000, लेकिन आपने कहा कि सर मुझे तो 3 सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो वेस्ट ही नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप ये समझ के चलो कि 1,000 ऑप्शन थे, जिसमें से आपको पता चला कि 200 ऑप्शन तो वेस्ट हुए ही नहीं, 200 ऑप्शन तो वहीं के वहीं खत्म हो गए थे। तो 200 ऑप्शन का कुछ नहीं होगा अब, 200 ऑप्शन अब कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो ना तो उन 200 ऑप्शन के रिगार्डिंग अब कोई खर्चा होना चाहिए, और अगर खर्चा हुआ है तो उस खर्चे को आप दोबारा से रिवर्स करोगे, वो एंट्री जो आपने खर्चे में दिखाई थी उसको अब रिवर्स करने की बारी है। अब किस तरह से आप करोगे, आज आप 1 अक्टूबर 2020 को खड़े हो, आपने ऑलरेडी 2 सालों का जो इसको खर्चा दिखा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है उसको भी कंसीडर करोगे, और जो आपका अभी तक 1.5 साल चला गया है, सॉरी आधा साल चला गया है, उसको भी करोगे। पहली बार आपने दो 1,000 के अंदर वो 200 ऑप्शन भी थे ना ग्रांट करते टाइम, थे ना वो भी, उनकी भी आपने एंट्री करी होगी, डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट, जी डेबिट टू सर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट की थी ना उनकी एंट्री। जब वो हुए ही नहीं, जो वो वेस्ट ही नहीं हुए, तो उनको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 200, उन 1,000 में से 200 को पहले रिवर्स कर दो, जो आपने पहले ऊपर एंट्री की थी एम्प्लॉय, वो आपने किया था डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन
और टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब इसको पहले उल्टा कर दो, आपने वहां से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर दो। और कितने शेयर के रिगार्डिंग किया है ये? 200 के रिगार्डिंग, क्योंकि 200 वहां पे अनवेस्टेड थे तो वेस्ट ही नहीं हुए थे, तो 200। टोटल कंपनी को कितना डिस्काउंट, कंपनी ने कितना डिस्काउंट बियर किया? 80 का। तो यहाँ पे आपका टोटल था 16। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपने क्या किया, जो आप ये खर्चा डाल रहे थे, ये पूरा 1000 ऑप्शन का खर्चा डाल रहे थे ना पूरा हर साल, जो आप ये खर्चा दिखा रहे थे हर साल, ये 1000 ऑप्शन का खर्चा था ना। लेकिन इसमें से 200 तो ऐसे थे कि जिनका अब खत्म ही है, जो वेस्ट ही नहीं हुए थे, वो तो गलती से आपने डाल दिया, उसको आप दोबारा से फिर रिवर्स करोगे। जो आपने ये 200 वाले यहाँ पे भी डाले थे, इसमें से आप वापस निकालोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 80 और 2 साल का, आपका 2 साल का जो बनेगा, 200 मल्टीप्लाई 80, जो भी आपका 2 साल का बनेगा, तो उस हिसाब से आप ये कर दो इस तरह 12800। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? Yes, sir. जी सर आगे। हाँ। और No, sir. हाँ, अभी तक आपने ये वाला, अभी तक आपने जो आधे 6 मंथ का, इसको अभी तक आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन में नहीं डाला था। तो भाई ये अभी भी डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन में पड़ा हुआ था, तो इसको भी आप वहां से निकाल के, आपने ऊपर डेबिट किया तो इसको क्रेडिट में से निकालोगे आधे ईयर का, तो आधे का ये हो गया। तो इस तरह से आप इसकी रिवर्स एंट्री करोगे 200 की, जो अनवेस्टेड थे, जो अनवेस्टेड थे, इन 200 को आप दोबारा से क्या करोगे? क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, आगे हम बढ़ते हैं। जी सर आगे समझ। हाँ, नो सर। अब आपको पता चला भी, अब मेरे पास सिर्फ 800 ऑप्शन है। 800 ऑप्शन को अब किस तरह से, 800 ऑप्शन को 1 अक्टूबर 2020 में आपने क्या किया, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 तक आपका क्या था, जो 30 सितंबर 2000, यहां तक आपका क्या था, यहां तक आपका वेस्टिंग पीरियड था, तो यहां तक आपको अमोर्टाइजेशन करनी है। तो अभी आपको 6 महीने का था, तो 800 तो अभी तक आपके पास है ना ऑप्शन, जो वेस्टेड ऑप्शन थे, तो उनका जो डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन का पैसा था, उनको आप एम्प्लॉय कंपनसेशन में डालोगे। तो 800 का जो जिस तरह से हम यहाँ डाल रहे थे, यहाँ भी हाफ ईयर का डालोगे। तो यहाँ करके यहाँ आपसे 1 अक्टूबर को एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से अब आप एक्सरसाइज करोगे। अब एक्सरसाइज किस तरह से करोगे? उसने कहा कि 600 ऑप्शन जो थे वो एक्सरसाइज हो गए थे। 600 ऑप्शन जो थे, 600 ऑप्शन जो थे, वो क्या थे? एक्सरसाइज हो गए थे। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 1 अक्टूबर 2020 के अंदर 200 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए थे और 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए थे। तो 1 अक्टूबर 2020 को 600 ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री करेंगे। समझ आ गई? करें? 600 ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की एंट्री करें। तो जब एक्सरसाइज करोगे तो सर। कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी ने कितने रुपए में ईसॉप्स इशू किया था? 40 रुपए में। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि कंपनी के पास कितना रुपया आया? 40 रुपए आया। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। No, sir. दूसरा हमारे पास आता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग में कितना पड़ा था? आउटस्टैंडिंग में जो हमने ऊपर दिखाया था कि भाई 200 खत्म हो गए, 200 में से 800 बचे, और जिसमें 600 जो थे सिर्फ एक्सरसाइज हुए, तो 600 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 80। आउटस्टैंडिंग जो हमने क्रेडिट कर रखा था ऊपर, उसको दोबारा से डेबिट कर लोगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हो चुके थे, यहां से सेट ऑफ करने के लिए। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की।
आपकी नॉमिनल वैल्यू कितने की थी, 10 रुपए की, और बाकी आपका जितना भी पैसा होगा, क्योंकि 120 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू आपके शेयर की थी क्वेश्चन में, तो आपका 110 रुपए का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा पैसा। तो ये 66,000 आपका यहां चला जाएगा। इस तरह से ये एंट्री होगी। Being exercise of 600 option at a exercise price of 20 each and accounting value of 60 each. ये इन्होंने नीचे गलत डाल रखी है, इस तरह से नहीं होगा। इन्होंने डालना था कि भाई 600 ऑप्शन हमारे पास एक्सरसाइज हो गया। जब एक्सरसाइज का मतलब होता है एम्प्लॉई ने शेयर परचेज कर लिया, और कितने रुपए में एम्प्लॉई शेयर परचेज करेगा उन 600 को, कितने रुपए में परचेज करेगा एम्प्लॉई उन 600 को, 40 में। तो कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 600 मल्टीप्लाई बाय 40, और जो हमने ऊपर दिखाया था कि भाई हमारा आउटस्टैंडिंग है अभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अब वो एक्सरसाइज हो चुका है, तो उस आउटस्टैंडिंग को हम एक्सरसाइज करेंगे, और जब एक्सरसाइज करते हैं जो ऊपर हमने पहली एंट्री क्रेडिट की थी उसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन कितने ऑप्शन से रिगार्डिंग डेबिट करेंगे उसको, 600, और कितनी उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू थी 80 की, तो 24,000